हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है आपका 19 फरवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में देखेंगे कि हमारे एग्जाम के एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स अकेडमी 24। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, कल आपका कोई भी क्लास नहीं लिया गया था। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम थे इसके कारण, ठीक है। तो यूट्यूब में ही प्रॉब्लम था, हमारे मतलब टेक्निकल में ही कुछ टेक्निकल गड़बड़ियाँ थी, इसलिए नहीं लिया पाया गया था। ओके, तो यहाँ से ये कंटिन्यू किया जाएगा। आपका फर्स्ट जो है मुद्दा, बिना कुछ देर किए हुए हम लोग चलते हैं कि डीजीसीए प्रपोज, ठीक है, प्रपोज स्विफ्ट बैन ऑन डिसरप्टिव पैसेंजर्स। क्या है मुद्दा, ये थोड़ा सा हम लोग जानते हैं पहले जूम करके। ये क्या बोल रहा है कि डीजीसीए जो है ना, उसने अभी सिविल एविएशन जो रिक्वायरमेंट होता है उसमें संशोधन किया है, ठीक है। जिसके तहत से क्या क्या है कि एयरलाइंस अब खुद ही 30 दिन में ही फ्लाइंग बैन लगा सकेंगे, खुद लगा सकेंगे। पहले ये निर्णय कौन करता था? इंडिपेंडेंट कमेटी द्वारा लिया जाता था। उद्देश्य क्या था कि फ्लाइट जो है सुरक्षा सुनिश्चित करना और त्वरित कार्रवाई करना, ठीक है। तो इसलिए ये किया गया है। वर्तमान नियम और प्रस्तावित बदलाव में क्या है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान व्यवस्था जो था ना, अभी जो है एयरलाइंस को एयरलाइंस जो केस को, मतलब जो भी केस होता था उसको इंडिपेंडेंट कमेटी को भेजा जाती थी, ठीक है। समिति द्वारा जो क्या किया जाता था, 45 दिन में फैसला देती थी। उसके बाद ही बैन लागू किया जाता था, ठीक है। तो ये लागू करने का मतलब 45 दिन के बाद। ओके, आगे बढ़ते हैं कि अब जो प्रस्तावित इसमें है आपका व्यवस्था, उसमें क्या है कि एयरलाइंस अब सीधे 30 दिन तक का बैन लगा सकती है, खुद लगा सकती है। बाद में ये क्या करेगी कि जो डीजीसी है आपका, उसको ये सूचना देगी। ओके, अब खुद से ये लगा दिया। इसके कारण क्या हो गया कि प्रक्रिया तेज हो गया और अधिक प्रभावी भी बनेगा इससे, ठीक है। तो इसी के लिए किया गया है। अब हमारा जो आगे क्या कर रहा है कि डिसरप्टिव व्यवहार बिहेवियर क्या माना जाएगा, डिसरप्टिव जो बिहेवियर है वो क्या माना जाएगा, वो हम लोग को जानना है। तो डीजीसीए ने कई गतिविधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। जैसे आपका फ्लाइट में स्मोकिंग करना, ठीक है, घरेलू उड़ानों में शराब पीना, इमरजेंसी जो एग्जिस्ट है उससे छेड़छाड़ करना, लाइफ जैकेट जैसे सुरक्षा उपकरणों का गलत उपयोग करना, नारेबाजी करना, विरोध प्रदर्शन करना, ये नशे में बदतमीजी करना, चिल्लाना, दूसरे को परेशान करना, सीट पर लात मारना या जोर से मारना, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिसरप्टिव बिहेवियर में आता है। इसका जो अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ये क्या है कि एयरलाइंस को ऐसे यात्रियों का डेटाबेस बनाना होगा, ठीक है। जो भी ऐसे जो यात्री हैं उनका डेटाबेस एक बनेगा और फिर बाद में उसको बैन किया जाएगा, ठीक है। डीजीसीए को हर बैन की सूचना देना अनिवार्य होगा। जो भी बैन लगाएगा उसको सूचना देना अनिवार्य होगा, लेकिन 30 दिन तक ये बैन खुद लगा सकता है। ऐसे यात्री ऑफिशियल नो फ्लाई लिस्ट में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। वो भी याद रखिएगा, ऐसे ऑफिशियल नो फ्लाई लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, सरकार का इसका उद्देश्य क्या है इसके पीछे, तो ये है पैसेंजर सेफ्टी को प्राथमिकता देना, फ्लाइट संचालन में बाधा रोकना, इससे निर्णय प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाना, ये इसका उद्देश्य है जो अभी आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पब्लिक सेफ्टी प्लस जो हमारा इंडिविजुअल राइट्स क्या है, ये हम लोग देखते हैं। देखिए, पब्लिक सेफ्टी वर्सेस जो इंडिविजुअल राइट्स का बात आ रहा है ना, तो ये एक क्लासिक प्रशासनिक और नैतिक मुद्दा है जो डीजीसीए प्रस्ताव के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे, ठीक है। अवधारणा क्या है इसके पीछे, तो जो हमारा कंसेप्ट है पब्लिक सेफ्टी को लेके वो देखते हैं। सार्वजनिक सुरक्षा जिसको बोलते हैं, समाज के बड़े हित में लोगों की जान, संपत्ति, व्यवस्था की सुरक्षा की सुनिश्चित जो करना है वो क्या होता है आपका पब्लिक सेफ्टी माना जाता है, ठीक है। और इंडिविजुअल राइट्स जो है आपका व्यक्तिगत अधिकार का अवधारणा क्या है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय संगत व्यवहार का अधिकार, जैसे आपका नेचुरल जस्टिस है वो ये सब क्या आता है, व्यक्तिगत ये अधिकार में आता है। समस्या यहाँ कब आएगी, जब सुरक्षा के लिए अधिकारों को सीमित करना पड़े, मतलब कम करना पड़े, ठीक है, उसमें लिमिटेशन लगाना जाए, तभी ये समस्या उठता है। एविएशन केस में टकराव क्यों होता है, तो पब्लिक सेफ्टी के पक्ष में अगर तर्क देता है तो क्या बोला जाता है कि एक भी अनरूली पैसेंजर पूरे फ्लाइट को खतरे में डाल सकता है, ठीक है। अगर मुहिम अनरूली मतलब ये हो कि अगर कोई रूल नहीं मान रहा है तो उसको बोला जा रहा है तुरंत कार्रवाई जरूरी है। डिले मतलब हो जाएगा क्या, जोखिम लेना, ठीक है। क्रू और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, ठीक है। डिटर्नेंस यानी डर पैदा करना, ठीक है, से भविष्य में घटनाएं
कम हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इंडिविजुअल राइट्स के पक्ष में तर्क क्या है, तो ये देखते हैं, बिना इंडिपेंडेंट कमेटी के बैन अगर होता है तो नेचुरल जस्टिस का कहीं ना कहीं उल्लंघन होगा, गलत पहचान या ओवर रिएक्शन की संभावना ज़्यादा बढ़ेगा, एयरलाइंस द्वारा पावर मिसयूज का भी खतरा बढ़ सकता है, सिर्फ एनोनियस जो है जैसी चीज सब्जेक्टिव हो सकती है, ठीक है। अब हमारा क्या है यहाँ पे, तो संतुलन कैसे बनाया जाए, तो ये हम लोग देखते हैं, अच्छा प्रशासन हमेशा बैलेंस अप्रोच अपनाता है, त्वरित बैन जैसे 30 दिनों में इमीडिएट सेफ्टी के लिए यह जरूरी है, बाद में रिव्यू मैकेनिज्म जैसे फेयर हियरिंग होगा, ठीक है, स्पष्ट गाइडलाइन एविटेरिनियस जो है कम करने के लिए ये लाया गया है, अपील का अधिकार है जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग को जो पढ़ना है डीजीसीए के बारे में पढ़ना है, ठीक है, यानी इसका फुल फॉर्म जो होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डीजीसीए भारत का प्रमुख नागरिक उड़ान नियामक है, एविएशन रेगुलेटर है। यह देश में हवाई सुरक्षा नियम और संचालन की निगरानी करता है। क्या करता है ये जो डीजीसीए है, वो भारत का प्रमुख नागरिक उड़ान नियामक है, रेगुलेटरी बॉडी है। यह देश में जो है हवाई सुरक्षा नियमों और संचालन का क्या करता है, ये निगरानी करता है, ठीक है। डीजीसीए जो है किस मिनिस्ट्री में आता है, तो ये भी याद जान लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत, और इसका हेड क्वार्टर आप याद रखिएगा नई दिल्ली में है। यह एयरक्राफ्ट रूल्स जो 1973 का है और अन्य कानूनों के तहत ये कार्य करता है। अब इसका फंक्शंस देख लेते हैं। तो जो प्रमुख कार्य है ना इसका, सुरक्षा नियमन करना, जैसे फ्लाइट ऑपरेशन हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित कराना, सेफ्टी स्टैंडर्ड तय करना। दूसरा क्या होगा, लाइसेंस जारी करना, इसमें क्या होगा, पायलट इंजीनियर एयर ट्रैफिक कर्मियों को लाइसेंस देता है। थर्ड क्या होगा कि एयरलाइंस की निगरानी करता है, जैसे आपका क्या होगा कि एयरलाइंस के संचालन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, कंप्लायंस हो गया, ये सब के क्या करता है, ये जांच करता है। और फोर्थ क्या हो गया इसका, ये भी देख लीजिए कि नियम बनाना, इसका रेगुलेशन करना, ठीक है। सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट जारी करता है, जैसे आपका अनरूली पैसेंजरों पर नियम बनाता है, जांच और कार्रवाई भी करता है, यह दुर्घटना और सुरक्षा उल्लंघनों की जांच करता है, दंडात्मक कार्रवाई भी करने का इसके पास अधिकार है, तो ये भी आप याद रखिएगा। डीजी एक होता है, इसमें डायरेक्टरेट जनरल होता है, डीजीसी का प्रमुख अधिकारी जिसको माना जाता है, नीति निर्माण करता, निगरानी करता, अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी किसके पास है, डायरेक्टर जनरल के पास, यानी डीजी के पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एमसीक्यू है, जो हमारा एक तरीका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीजीसीए भारत में नागरिक उड्डयन का नियामक निकाय है, सही बात है। और दूसरा क्या है, ये सीधे कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत कार्य करता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और यह पायलटों को लाइसेंस जारी करता है, तो ये सही है, ठीक है, यानी 1-3 सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा वेब्स एकेडमी है, आप लोग जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेब्स एकेडमी। और हमारा जल्द से जल्द अब हमारा डिजिटल बोर्ड पे हम लोग आएंगे, और हमारा फाउंडेशन कोर्स जो है आपका ऐप पे लॉन्च होने वाला है 4 आपका, ठीक है। पहला तो हो गया 14वीं जेपीएससी का आपका मेंस का, ठीक है। दूसरा आपका हो गया आपका 72वीं बीपीएससी का हो गया, ओके। और थर्ड आपका हो गया यूपीएससी का, जो हो गया आपका क्या है, आपका 2027-28 का, ठीक है। और फोर्थ जो भी आपकी मांग रहेगा, जो भी आपकी मांग ज़्यादा रहेगा, उस पर हम लोग ये कोर्स लाऊंगा, ठीक है। तो ये फोर्थ कोर्स हो गया आपका। और प्लीज़ जो भी पहले जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर रहेंगे उनके लिए वेब्स एकेडमी की तरफ से छूट दिया जाएगा, ठीक है, इन सब फाउंडेशन कोर्स में, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा डिसरप्टिव बिहेवियर की श्रेणी में आता है, तो उड़ान के दौरान धूम्रपान करना, सही है। सीटों को बार बार लात मारना, ये भी आता है। सामान्य बातचीत करना, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी एग्जिट से छेड़छाड़ करना, तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 किसमें, केवल ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि डीजीसी द्वारा लगाए गए फ्लाइंग बैन के संदर्भ में सही कथन चुनें। देखिए, एयरलाइंस को डीजीसीए को बैन की सूचना देनी होगी, ये देनी होगी। सभी बैन पैसेंजर स्वतः नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। और एयरलाइंस को ऐसे यात्रियों को
डेटा रखना होगा। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला जो मुद्दा है हमारा क्या कर रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो एससी है यानी सुप्रीम कोर्ट एससी आस्क गवर्नमेंट टू कंसीडर प्ली टू ट्रीट रेशियल जो स्लर है एज ए हेट क्राइम। क्या बोलता है कि मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह विचार करने का लिए कहा है कि जो रेशियल स्लर है यानी नस्लीय अपमानजनक टिप्पणियां हैं उसको हेट क्राइम की श्रेणी में शामिल किया जाए। मतलब नस्लीय टिप्पणियां जो हो रहा है, ये जो नस्लीय टिप्पणियां हैं क्या है, रेशियल आपका स्लर क्या होता है ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ उसकी नस्ल, रंग, जातीय पहचान के आधार पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग अगर करता है तो उसी को क्या कहा जाता है, रेशियल स्लर। उदाहरण के लिए उत्तर पूर्व के लोगों को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां, असम में जो अभी टिप्पणी चल रहा है ना, असम के मुख्यमंत्री के द्वारा वो अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणियां, तो ये सब कहीं ना कहीं ये क्या है, रेशियल जो रेशियल है स्लर है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि इसी को रेशियल स्लर है। हेट क्राइम क्या होता है, ऐसा अपराध जो किसी व्यक्ति के खिलाफ उसकी पहचान, ठीक है, जैसे रेस, रिलीजन, कास्ट, एथेनिसिटी के कारण किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, इसमें केवल अपराध ही नहीं बल्कि घृणा भी महत्वपूर्ण होता है। यानी आप हेट क्राइम देखिए कहीं ना कहीं इसी से है, जैसे उसकी पहचान, ऐसे अपराध जो किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर उसकी पहचान जैसे रेस से, आपका रिलीजन से, कास्ट से, एथेनिसिटी से, ठीक है, के कारण किया जाए तो क्या है, वो हेट क्राइम होता है। इसमें केवल अपराध ही नहीं बल्कि घृणा यानी बायस मोटिव भी महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। और क्या है कानून, वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है, तो ये देखिए भारत में अभी क्या है, रेशियल जो स्लर है के लिए अलग से स्पष्ट कानून नहीं है, तो ये भी आप याद रखें। कुछ प्रावधान लागू हो सकते हैं जैसे आईपीसी की धारा, जैसे इंसल्ट होना, हरासमेंट करना, ये सब आपका हेट स्पीच रेशियल स्लर में आ सकता है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, एससी और एसटी के लिए प्रिवेंटेशन ऑफ एट्रो जो सिटीज है, ये आपका एक्ट आया था। ठीक है, इन्हीं मामलों में। लेकिन क्या है, रेस बेस्ड जो है आपका डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई भी स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क अभी कमजोर है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि रेशियल स्लर के लिए आपका कोई भी कानून हमारे संविधान में नहीं है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट आपको विचार करने के लिए केंद्र सरकार को बोला है। ठीक है, संवैधानिक संतुलन कैसे बन सकता है, तो यह मुद्दा सीधे जो टकराता है इक्वलिटी और डिग्निटी से, यानी आर्टिकल 14 से और 21 से। ठीक है, और क्या है वर्सेस आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये दोनों से आपका 19 टकराता है, इसलिए कानून बनाते समय बैलेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, समस्या क्या है, तो नई नस्लीय टिप्पणियां बढ़ रही हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडियन में, विदेशी नागरिकों में, ठीक है, जैसे अफ्रीकन इत्यादि में। कानूनों में स्पष्टता नहीं होने से जस्टिस डिलीवरी जो कमजोर पड़ती है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। और हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो दृष्टिकोण क्या है, तो ये देख लीजिए, सरकार से कहा गया है कि क्या इसे हेट क्राइम के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, ये पॉलिसी मैटर है, सरकार के निर्णय, सरकार को क्या करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक सेफ्टी वर्सेस आपका इंडिविजुअल राइट्स एंगल भी देख लेते हैं। तो देखिए, हेट स्पीच को रोकना है तो सोशल हार्मोनी प्लस डिग्निटी ये जरूरी है, लेकिन ओवरली स्ट्रिक्ट लॉज जो है कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आर्टिकल 19 पे असर जरूर पड़ेगा, इसलिए बैलेंस जरूरी है। अब हमारे लिए क्या है यहाँ पे कि रेशियल स्लर को हेट क्राइम जो समाधान है उसका क्या है, तो देखिए क्या है, यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो अभी कानूनी और सामाजिक सुधार की मांग करता है, केवल कानून बनाना काफी नहीं होगा, एक समग्र जैसे दृष्टिकोण जरूरी होगा। जैसे आपको क्या कह रहा है कि पहला स्पष्ट कानूनी ढांचा यानी लीगल फ्रेमवर्क एक बनाइए, रेशियल स्लर को स्पष्ट रूप से हेट क्राइम की श्रेणी में शामिल कर दीजिए, आईपीसी बीएनएस में स्पेसिफिक आपका प्रावधान जोड़ना चाहिए यानी प्रोविजन जोड़े जाए, रेस बेस्ड भी डिस्क्रिमिनेशन को स्पष्ट परिभाषा तय होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि एम्बिग्यूटी जो खत्म होगी और इन्फोर्समेंट को और भी मजबूती प्रदान होगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि सेफ गार्ड अगेंस्ट मिसयूज, ठीक है, कानून में क्लियर गाइडलाइंस हो, क्या पनिशबल है और क्या नहीं है। ठीक है, इंटेंट क्या है, मीन्स रीए क्या है। ठीक है, दो को जरूरी तत्व बनाया जाए, फॉल्स केसेस के लिए भी प्रावधान किया जाए, ऐसा नहीं कि फॉल्स केस करके आप किसी को भी फंसा दो, इसके लिए भी प्रावधान
किया जाए, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, और इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच को सुरक्षित होगा। और ठीक है, अब थर्ड क्या है इसका, प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन, पुलिस और प्रशासन को सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग जैसी देना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, स्पीडी ट्रायल हो, इन लोग का शिकायत दर्ज करने की आसान प्रक्रिया भी इसमें शामिल हो, तभी तो लोग आसान से कर सकते हैं। फोर्थ जो है, जागरूकता और शिक्षा भी होना चाहिए, स्कूल कॉलेज में एंटी रेसिज्म एजुकेशन हो, मीडिया और कैंपेन के जरिए जागरूकता फैलाना, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। और क्या होगा कि कानून के साथ सोशल माइंडसेट चेंज जरूरी है अभी। और फिफ्थ क्या है कि वल्नरेबल ग्रुप्स की सुरक्षा होगा इससे, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फॉरेन नेशंस के लिए क्या होगा, हेल्पलाइन सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स चलाकर, ठीक है। आगे क्या है आपका छठा, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपको कहीं ना कहीं विदेशों से भी सीखना पड़ेगा आपका, यूएन कन्वेंशन और अन्य देशों के लॉ से भी सीखे, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए एमसीक्यू है, क्या एमसीक्यू कह रहा है कि भारतीय संविधान में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन शब्द का स्पष्ट उल्लेख है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 14 कानून के समझ समानता को प्रदान करता है, सही बात है। आर्टिकल 21 गरिमा को शामिल करता है, तो ये भी सही है, तो यानी 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की अनुमति देता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है 19(2), ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखें। फ्रीडम ऑफ स्पीच और पब्लिक ऑर्डर के बीच संतुलन किसके माध्यम से स्थापित होता है, तो ये होता है ना आपका किससे, आपका संविधान के प्रावधानों द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या है पहला कथन, हेट क्राइम केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित होता है, ऐसा नहीं है। आपका दूसरा क्या है कि रेशियल जो स्लर है को हेट स्पीच के अंतर्गत माना जा सकता है, जरूर ये सही बात है। आपका भारत में हेट क्राइम के लिए समग्र कम्प्रहेंसिव कानून मौजूद है, तो क्या हेट क्राइम के लिए है, तो ये आपका कहीं ना कहीं आपका ये आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कोई क्या कह रहा है आपका, ये आपका नहीं, हेट क्राइम के लिए हमारा कॉम्प्रहेंसिव नहीं है, यानी 2 ही सिर्फ सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगले मुद्दे पे चलते हैं, क्या मुद्दा बोल रहा है आपका, जो नेक्स्ट मुद्दा है कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 अभी हुआ है। मुद्दा क्या है कि स्वदेशी विमान वाहक पोत जो आईएनएस हमारा जो विक्रांत है, उसने इंटरनेशनल फ्लीट जो रिव्यू 2026 में भाग लिया है। यह आयोजन विशाखापट्टनम के तट पर हुआ है, यानी इंडिया में हुआ है, और द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की है। लगभग 70 युद्धपोत जो वार्षिक शामिल हुए, जिनमें विदेशी नौसेनाएं भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल फ्लीट जो रिव्यू 2026 है क्या। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक आयोजन है, ठीक है, नेवल इवेंट है, जिसमें विभिन्न देशों के नौसेनाओं अपने युद्ध पोत के साथ भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य है कि समुद्री सहयोग करना, विश्वास निर्माण करना और शक्ति प्रदर्शन करना, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है। और आयोजन का स्थान कहाँ है, तो ये देख लेते हैं कि विशाखापट्टनम में मेजबान भारतीय नौसेना कर रहा है इस बार। समीक्षा कौन, ये रिव्यू द्रौपदी मुर्मू जी की भागीदारी, आपका 70 युद्ध पोत, कई विदेशी नौसेना, ओके। और आपका इंटरनेशनल फ्ली जो आपका रिव्यू है, उसमें क्या होता है, तो युद्ध पोतों की परेड होती है, ठीक है, नौसेना के बीच अभ्यास और इंटरेक्शन होता है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का प्रदर्शन होता है, सांस्कृतिक और कूटनीतिक कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और इसका महत्व क्या है, तो नेवल डिप्लोमेसी, देशों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा में सहयोग, पायरेसी आता है, ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दों पर कोऑर्डिनेशन होता है। थर्ड, इंडिया स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्शन, इससे क्या होगा कि भारत की नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन हुआ, हिंद महासागर क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका बढ़ती है, ओके। और डिफेंस शोकेसिंग, जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म जैसे आईएनएस विक्रांत का क्या किया गया, प्रदर्शन किया गया, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आईएनएस विक्रांत है क्या, तो आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक जो पोत है, ठीक है, यानी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। यह भारतीय नौसेना की ताकत और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। निर्मित है जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है डिजाइन,
भारतीय नौसेना के डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन किया गया है। कमीशन इसको कब किया गया था? 2022 में किया गया था। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है। तकनीकी जो आपका विशेषताएं क्या है? तो लगभग वजन जो है 45,000 टन, लंबाई 262 मीटर, गति लगभग 28 नॉट है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और तकनीक जो है आपका स्टोबार मतलब शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी है। ठीक है, एयर विंग आपका कैपेबिलिटी देख लेते हैं तो फाइटर जेट है मिग 29 के, हेलीकॉप्टर आपका कामो 31, ओके, MH-60R, यह समुद्र में आपका फ्लोटिंग एयरवेज की तरह काम करता है। आपका कौन? INS विक्रांत। रणनीतिक महत्व क्या है इसका? तो ये हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो ब्लू वाटर नेवी भारत को दूर दराज जो समुद्री क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन की क्षमता देता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी देता है। ठीक है, जैसे हिंद महाक्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा प्रदान करता है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स जैसे चीन की स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स रणनीतिक का संतुलन भी ये कहीं ना कहीं INS विक्रांत हमारा कर रहा है। ठीक है, अब हमारा जो आपका क्वेश्चंस है MCQ, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कर रहा है कि यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक आयोजन है। ठीक है, दूसरा क्या है बोल रहा है कि इसमें केवल भारतीय नौसेना भाग में, ऐसा नहीं है, इसका उद्देश्य नौसैनिक के सहयोग और विश्वास निर्माण करना है। तो ये सही है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है अगला प्रश्न हमारा कि जो निम्नलिखित में जो क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा आपका इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के उद्देश्य में शामिल है? तो समुद्री कूटनीति को बढ़ावा देना सही है, सैन्य गठबंधन बनाना सही है, नौसैनिक क्षमता का प्रदर्शन करना, तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 के दौरान निम्नलिखित में किसने फ्लीट की निरीक्षण की? तो द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न क्या है बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इंडियन फ्लीट रिव्यू भारत की नेवल डिप्लोमेसी का हिस्सा है, सही बात है। इसमें विदेशी नौसेना की भागीदारी है, ये भी सही है कि यह केवल युद्ध अभ्यास है, नहीं ऐसा नहीं है। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए। अगला मुद्दा क्या है कि आपका बोल रहा है कि द नीड फॉर डाइवर्सिटी इन जुडिशियरी, क्या जरूरत है मतलब आपका जुडिशियरी में आपका मतलब न्यायपालिका में क्या जरूरत है आपका विविधता लाने का, विभिन्न सामाजिक, लैंगिक, क्षेत्रीय और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है? तो न्याय की गुणवत्ता जो है अलग अलग पृष्ठभूमि के जज हैं। ठीक है, विभिन्न दृष्टिकोण लाते हैं, इससे क्या होता है? निर्णय अधिक समावेशी होता है। ठीक है, समानता का सिद्धांत आएगा, जैसे संविधान के आर्टिकल जो 14 है वो क्या बात करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर न्यायपालिका में डाइवर्सिटी नहीं होगी तो यह सिद्धांत अधूरा रह सकता है, ऐसा इसलिए जरूरी है। थर्ड क्यों जरूरी है? तो ये हम लोग देखिए क्या बोल रहा है कि पब्लिक ट्रस्ट, जन विश्वास, जब लोग अपने जैसे प्रतिनिधित्व को देखते हैं ना तो न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ जाता है। फोर्थ क्या है? सोशल रियलिटी को समझना, महिलाएं, SC ST माइनॉरिटीज, रीजनल ग्रुप्स अपने अनुभवों से बेहतर न्यायिक समझ ला सकते हैं, इसलिए जरूरी है। अब वर्तमान स्थिति क्या है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट पहला तो है कि कुल जजों की संख्या 34 ही है। ठीक है, महिला जज आमतौर पर 3 से 4 के आसपास है, 10 से 12% प्रतिनिधित्व है इनका। SC ST OBC का आधिकारिक डेटा सार्वजनिक रूप से नियमित रूप से उपलब्ध ही नहीं है। देखिए पर्दे से, इसलिए क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंसी में कमी आ गया इससे। ओके, जब डेटा ही नहीं है तो। और आपका क्या है और अगला जो वर्तमान स्थिति, हाई कोर्ट, कुल जज कितना है हाई कोर्ट में? 1100 से अधिक है, सेक्शन है। महिला जज 13 से 14% है। कई हाई कोर्ट्स में 1 या 0 महिला जज भी देखने को मिलती है, और अभी तक है कि एक भी महिला जज आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बना। सामाजिक वर्ग का डेटा इसमें भी अनौपचारिक है। निचली न्यायपालिका, सब ऑर्डिनेट जो जुडिशियरी है, यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, महिला जज 30 से 35% तक यहाँ है। कारण स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम होता है अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं यहाँ। ठीक है, फोर्थ क्या है कि सामाजिक प्रतिनिधित्व क्या है? सोशल डाइवर्सिटी,
तो उच्च न्यायालय पालिका में आपका SC ST OBC का प्रतिनिधित्व कम और असंतुलित है और माइनॉरिटीज और रीजनल डाइवर्सिटी भी सीमित है। कोई भी ऑफिशियल कंसोलिडेटेड डेटा सिस्टम इसके लिए नहीं है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और आगे चलते हैं कि आगे क्या कह रहा है कि इसकी क्या सुधार हो सकता है, तो वो हम लोग सुधार देख सकते हैं। नियुक्ति की जो प्रक्रिया में सुधार जरूरी है। कॉलेजियम सिस्टम में डाइवर्सिटी को स्पष्ट मानदंड बनाया जाए, जैसे चयन के समय क्या हो जाए, जेंडर हो, कास्ट हो, रीजन हो, प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो, इस सब को ध्यान में रखकर बनाया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि उच्च न्यायपालिका को संतुलित प्रतिनिधित्व पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि ट्रांसपेरेंसी पे भी ध्यान देना। कॉलेजियम की सिफारिशों पर पब्लिक डोमेन में रीजन के साथ रखा जाए। डाइवर्सिटी रिलेटेड डाटा का भी नियमित प्रकाशन हो जाए और इससे क्या होगा कि अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व और विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, अगले क्या है थर्ड, तो डेटा संग्रह और मॉनिटरिंग की जरूरत है। न्यायपालिका में जेंडर, कास्ट, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, ये सब का आधिकारिक डेटा होना जरूरी है। एक सेंट्रलाइज्ड डाटा बनाया जाए इस सब का। ठीक है, डाटाबेस बनाया जाए। फोर्थ क्या है इसका, निचली न्यायपालिका से भी पदोन्नति जैसे सबऑर्डिनेट जुडिशियरी से अधिक जजों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी बेहतर है। ठीक है, अब क्या है कि इससे क्या होगा कि पाइपलाइन, नेचुरल पाइपलाइन बनेगी। ठीक है, लीगल एजुकेशन, पांचवा जो है लीगल एजुकेशन और एक्सेस क्या है, कमजोर वर्गों के लिए स्कॉलरशिप, कोचिंग सपोर्ट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थानों तक का भी समान पहुंच हो। ठीक है, छठा क्या है आपका कि संस्थागत सुधार की भी जरूरत है। जुडिशियल डाइवर्सिटी आपका कमीशन जैसे निकायों पर विचार किया जाए। ठीक है, पॉलिसी गाइड मॉनिटरिंग किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिस हो जैसे UK US में क्या होता है उस पर भी देखा जाए। ठीक है, आर्ट में क्या है कि बैलेंस बनाए रखना जरूरी है, मेरिट वर्सेस डाइवर्सिटी का टकराव न मानकर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस लगाए गए हैं क्या, MCQ। न्यायपालिका में डाइवर्सिटी बढ़ाने के संदर्भ में निम्नलिखित उपाय पर विचार कीजिए। पहला क्या है आपका कि कॉलेजियम में डाइवर्सिटी को एक मानदंड बनाना है। ठीक है, तो ये भी सही है। नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्ण गुप्तीय बनाए रखना है, नहीं ऐसा नहीं है। डाइवर्सिटी रिलेटेड डाटा का प्रकाशन हो, ये सही है। 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ओके, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कर रहा है कि आपका न्यायपालिका में डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए पाइपलाइन अप्रोच का क्या अर्थ है, तो ये आपका निचली न्यायपालिका से पदोन्नति बढ़ाना, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा उपाय आपका न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक होगा, तो ये कौन सा होगा आपका कि नियुक्ति के कारणों को सार्वजनिक करना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। और क्या है अगले प्रश्न, क्या बोल रहा है कि मेरिट वर्सेस डाइवर्सिटी बहस के संदर्भ में सही कथन चुने, तो डाइवर्सिटी मेरिट के विपरीत होता है, ये सही है। इंक्लूसिव मेरिट दोनों को संतुलित करता है, ऐसा नहीं है। केवल मेरिट को प्राथमिकता देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो मेरिट, डाइवर्सिटी मेरिट के विपरीत होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इंक्लूसिव मेरिट दोनों को संतुलित करता है, ये सही है। ओके, ऑप्शन नंबर आपका ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो कह रहा है हमारा मुद्दा है आज का कि लॉगर हेड टर्टल फेसिंग थ्रेट्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। जो लॉगर हेड टर्टल है ना, मुद्दा क्या है कि आपका जो लॉगर हेड टर्टल एक प्रकार के समुद्री कछुआ प्रजाति होता है, उस पर क्लाइमेट चेंज का गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे क्या हुआ, इनके अस्तित्व पर खतरा बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जानना हम लोग को क्या जरूरी है कि लॉगर हेड जो टर्टल है क्या होता है। तो लॉगर हेड टर्टल समुद्री कछुओं की एक प्रमुख प्रजाति होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है आपका करेटा कैरेटा। ठीक है, तो करेटा कैरेटा ये आप याद रखिएगा। यह दुनिया का बड़े और मजबूत सिर वाले समुद्री कछुआ होता है, और इनकी जो सिर होता है ना, बड़ा होता है विशेषता में, इसीलिए इसको लॉगर हेड टर्टल भी बोला जाता है। ठीक है, इसी वजह से इनको लॉगर हेड कहा जाता है। मजबूत जबड़े होते हैं, कठोर शिकार करते हैं, जैसे केकड़े, शंख खा सकता है, यानी ये मांसाहारी है। ओके, तो ये याद रखिएगा, मांसाहारी। पूरी तरह से समुद्री जीवन है इनका, लंबी दूरी की माइग्रेशन करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और कहाँ पाए जाते हैं ये, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत हिंद महासागर में, गर्म और समशीतोष्ण समुद्री क्षेत्र में, यानी सभी ये क्षेत्र में, मतलब सभी महासागर में पाए जाते हैं। ओके, विशेष जैविक गुण इनमें क्या है आपका, टेम्परेचर डिपेंड सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, अंडों का तापमान तय करता है कि आपका हैचलिंग्स मेल होंगे या फीमेल, मतलब इसके मेल और फीमेल इसका तापमान पर निर्भर करता है। ओके, तो ये सिंपल वर्ड में आप याद रखिएगा। क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है।
अब इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो हम लोग देखते हैं, तो IUCN में स्टेटस क्या है, वर्नरेबल है यानी संवेदनशील है। क्या है आपका, संवेदनशील है। ओके, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। खतरे में क्यों है, क्लाइमेट चेंज है, समुद्र स्तर पर वृद्धि है, और फिशिंग नेट जैसे बाई कैच हो गया, प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये सब खतरा बन सकता है। साइट्स में क्या है आपका, साइट्स जो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, लॉगर हेड टर्टल क्रेटा क्रेटा, जिसको आपका कैरेटा कैरेटा वैज्ञानिक में अपेंडिक्स 1 में शामिल किया गया। मतलब इस प्रजाति का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग पूरी तरह बैन है। केवल एक्सेप्शनल केस में जैसे साइंटिफिक रिसर्च आदि में अनुमति हो सकता है। और आपका WPA मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसमें क्या है, भारत में समुद्री कछुआएं और इंक्लूडिंग लॉगर हेड टर्टल शेड्यूल 1 में शामिल है, अनुसूची 1 में। मतलब सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा है इसमें। शिकार, व्यापार, नुकसान पहुंचाना गंभीर अपराध माना गया है। कठोर दंड है, फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट भी है। ठीक है, यानी आपका सजा भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है। मुख्य खतरे क्या है, तो तापमान में वृद्धि, राइजिंग टेम्परेचर, कछुओं में टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ज़्यादा तापमान अधिक फीमेल हैचलिंग हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जेंडर इम्बैलेंस हो जाएगा। ओके, दूसरा समुद्र स्तर में वृद्धि होगा, यानी नेस्टिंग में बीचेज डूब रहे हैं। ठीक है, अंडों के नष्ट होने का खतरा ज़्यादा बढ़ गया। और एक्सट्रीम वेदर है, ठीक है, एक्सट्रीम आपका वेदर है, इवेंट्स, चक्रवात और तूफान आ गया, नेस्टिंग साइट को नुकसान ये पहुंचा देता है। ओके, और फोर्थ क्या है आपका कि प्लास्टिक प्रदूषण, कछुए प्लास्टिक को फूड समझ लेते हैं और इंगेशन से मौत खतरा हो जाता है। फिशिंग बाइक है, जैसे फिशिंग नेट में फंसकर भी मौत हो जाते हैं इनके। ओके, क्लाइमेट चेंज का व्यापक प्रभाव इस पर पड़ा है, जैसे माइग्रेशन पैटर्न्स बदल रहे हैं, फूड अवेलेबिलिटी बदल रहा है, ठीक है, ओशियन करंट्स में बदलाव हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी इस पे खतरा कर रहा है। संरक्षण का उपाय क्या होगा, तो आपका नेस्टिंग साइट प्रोटेक्शन कीजिए, बीचेस की सुरक्षा कीजिए, आर्टिफिशियल साइडिंग कीजिए। दूसरा क्या है, क्लाइमेट एडेप्टेशन अपनाना चाहिए, मैरिन प्रोटेक्टेड एरिया बनाना चाहिए। ठीक है, आपका फोर्थ जो है सस्टेनेबल फिशिंग करनी चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करना आवश्यक है। तो ये आपका वे फॉरवर्ड में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्या है कि लॉगर हेड टर्टल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्रेटा क्रेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। और लॉगर हेड टर्टल का नाम लॉगर हेड क्यों पड़ा, तो बड़े सिर जो है के कारण इसको लॉगर हेड पड़ा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, लॉगर हेड टर्टल का आइसोन स्ट्रक्चर, तो आपका वल्नरेबल यानी संवेदनशील। और लास्ट जो है हमारा क्वेश्चन आज का कि लॉगर हेड टर्टल किस प्रकार का भोजन करता है, तो मांसाहारी, मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, बताइएगा। और 1000 सब्सक्राइबर का है, प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड पर भी सामने आप लोग को आने वाले हैं। इसी वजह से हम लोग को थोड़ा सा कुछ परेशानी हो रहा है, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय